नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपकी हमारी सबकी नज़रें ईरान और इज़राइल के बीच में चल रहे युद्ध पर लगी हुई हैं। हम हर दिन ये देख रहे हैं, इस पर नज़र रखे हुए हैं कि कौन किस पर कितना हमला कर रहा है और कौन किस पर हावी हो रहा है। इसके साथ साथ हमारी नज़रें अमेरिका क्या करता है इस पर भी लगी हुई हैं। अमेरिका इज़राइल के साथ युद्ध में उतरेगा नहीं उतरेगा, इस पर भी हमारा ध्यान है। हालांकि अब ट्रंप महोदय ने यू टर्न ले लिया है और अब वो हमला करने से पीछे हट गए हैं और 2 हफ्ते का एक तरह से उन्होंने समय दिया है कि समझौता वार्ताओं के ज़रिए समाधान निकाल लिया जाए। यानी वो हमला करने भी नहीं जा रहे हैं, अयतुल्ला खमैनी की हत्या करने भी नहीं जा रहे हैं और ईरान में सत्ता परिवर्तन का उनका एजेंडा भी फ़िलहाल रुक गया है, उसमें ब्रेक लग गया है। लेकिन ये तो मोटी मोटी बातें हैं जिन पर हम लगातार नज़र भी रखे हुए हैं और बात भी कर रहे हैं। एक और बड़ा खेल हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, सियासत में, जिसके बारे में बहुत कम चर्चाएं हो रही हैं और वो पर्दे के पीछे हो रहा है। उस पर ध्यान इसलिए भी नहीं जा रहा है क्योंकि वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी है और उस पर इसलिए इतनी चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि सारा फोकस युद्ध पर चला गया है। युद्ध के वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित करने की या भविष्य में उसको किस तरह से आकार देने की कोशिशें हो रही हैं, इस बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखा जा रहा है कि क्या ईरान और इज़राइल का ये जो युद्ध है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सुपर पावर के बीच एक जंग है या दुनिया की जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में होगी, कौन आगे चलकर दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया के महत्वपूर्ण मसलों को प्रभावित करेगा, उनको नियंत्रित संचालित करेगा, इसको लेकर एक सियासत चल रही है। अभी तक हम सब ये जानते हैं कि अमेरिका एकमात्र बड़ा सुपर पावर है और चीन उसके बहुत करीब पहुंच रहा है, लगभग सुपर पावर बन चुका है वो और चुनौती दे रहा है अमेरिका को। लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि इस सब में ये जो आपसी राइवलरी है, आपसी होड़ है लीडरशिप की, उसमें ईरान और इज़राइल का युद्ध किस तरह की भूमिका अदा कर सकता है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी खास बात है और वो ये है कि चीन और रूस की जो जुगलबंदी है, जिस तरह से दोनों आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से बातचीत करके अपनी रणनीति को बना रहे हैं, एक तरह की जुगलबंदी उनमें साफ साफ देखी जा रही है। वो किस तरह से ईरान इज़राइल के युद्ध को प्रभावित करने की तो कोशिश कर ही रहे हैं और एक तरह से अमेरिका की जो हेजेमोनी है, जो वर्चस्व है, उसको भी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, धीरे धीरे मजबूती के साथ उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है कि अमेरिका का सूरज अब धीरे धीरे अस्त हो रहा है और नया सूरज जो उग रहा है वो चीन का है, उसका भविष्य है और अमेरिका का अतीत था। अमेरिका अब डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, ये एक मोटे तौर पर बात मानी जा रही है और एक सच्चाई भी है इसमें। जिस तरह से चीन ने पिछले 3-4 दशकों में एकदम से छलांग लगाई है और हर चीज़ में आगे है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सामान्य टेक्नोलॉजी हो या बड़े स्ट्रक्चर खड़े करने हो, बड़े पुल बनाने हो, बुलेट ट्रेन चलानी हो, हथियारों की दुनिया में अपना लोहा मनवाना हो। सोलर एनर्जी में अभी नई रिपोर्ट आई है कि वो 3-4 साल के अंदर इतना आगे निकल जाने वाला है जिसमें जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी कुल जो बिजली का उनकी वजह से उत्पादन है उससे भी ज़्यादा सौर ऊर्जा के ज़रिए होगा। किसी भी फ्रंट पर वो पीछे नहीं रह रहा है, सबको पछाड़ते हुए आगे जा रहा है। तो वो एक तेज़ गति से तो जा रहा है, लेकिन जो अमेरिका की सैन्य शक्ति है और उसने जो नाटो गठबंधन के ज़रिए
घेरेबंदी कर रखी है, गोलबंदी कर रखी है सामरिक क्षेत्र में, रणनीतिक क्षेत्र में, उसका जवाब अभी चीन के पास उस तरह से नहीं है। इसलिए वो बड़ी खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें उसने एक बड़ा और समझदारी भरा काम ये किया है कि रूस को साथ में ले लिया है, या यूं कह लें कि रूस और चीन दोनों अमेरिकी दबदबे को ख़त्म करने के लिए साथ आ गए हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और एक बड़ा ध्रुव निर्मित कर रहे हैं। वो ध्रुव ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उसका अभी उस तरह से असर हम नहीं देख पा रहे हैं। विभिन्न मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो, चाहे इस तरह की कन्फ्लिक्ट या युद्ध जहाँ जहाँ हो रहे हैं, उसको प्रभावित करने की क्षमता के रूप में अब वो अभी भी अमेरिका के पास है। अमेरिका कहना चाहिए टेक्नोलॉजी में भी अभी आगे है, युद्ध सामग्री बनाने में भी आगे, हथियारों के क्षेत्र में भी आगे है, और अपनी पुरानी जो उसकी ताकत है उसके बल पर वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को प्रभावित करने में भी आगे है। लेकिन वो जो आगे होना है, धीरे धीरे उसमें घटोतरी हो रही है, वो पीछे हट रहा है। और यहाँ मैं वापस लौटता हूँ ईरान और इजराइल के युद्ध का। ये एक और चौसर बिछ गई है मध्य पूर्व में, जहाँ पर जो बड़ी शक्तियाँ हैं वो अपना अपना हित देख रही हैं। अभी एक थीसिस आई है, थीसिस क्या, ये एक एनालिसिस आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि रूस और चीन चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करे इजराइल के साथ और उसे वहाँ फंसा दिया जाए। अगर वो वहाँ फंस गया तो दोनों देशों को कई तरह से फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध में थोड़ा लंबा फंस गया, जैसे इराक में 8-9 साल तक फंसा रह गया था, अगर यहाँ भी फंस जाता है तो दोनों को अपने अपने मामलों में काफ़ी हद तक स्वतंत्रता, स्वायत्ता मिल जाएगी। मसलन यूक्रेन में जो रूस करना चाहता है वो करता रहेगा। अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश आखिर कहाँ कहाँ कितना पैसा झोंकेंगे, कितनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं से उन्हें हटना पड़ेगा, पूरी तरह से नहीं तो आंशिक तौर पर, और ये रूस के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से चीन को फ़ायदा होगा दक्षिणी चीन सागर में, जहाँ पर वो अपना वर्चस्व बनाने में लगा हुआ है। वहाँ अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे साथी देश उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका यहाँ युद्ध में भिड़ता है, फंसता है, और उसके साथ साथ कई और यूरोपीय देश फंसते हैं, तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो एक तो ये अपने लिए ज़्यादा स्पेस ये दोनों शक्तियाँ तलाशेंगी। फिर इन दोनों शक्तियों ने पिछले कुछ वर्षों में आपसी सहयोग में ज़बरदस्त वृद्धि की है, और जिससे जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है उसमें भी परिवर्तन आप देख सकते हैं। इन दोनों देशों ने ब्रिक्स में रूस और चीन की बड़ी भूमिका है। इसी तरह से शंघाई सहयोग संगठन जो SCO है, उसमें भी दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, अपने आर्थिक प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, और साथ ही इन दोनों ने मिलकर ईरान के साथ अपने संबंध बहुत मजबूत किए हैं। उदाहरण के लिए रूस ने ईरान को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, और चीन ने $400 बिलियन का तेल समझौता किया है ऐसे मौके पर, जबकि ईरान पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं तेल बेचने पर। यानी ईरान दूसरे देशों को तेल नहीं बेच सकता, बेचेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन चीन के खिलाफ आखिरकार अमेरिका की कितनी हिम्मत पड़ेगी। तो चीन उससे 6 से 7% अपना कुल जो तेल आयात है ईरान से कर रहा है, जबकि ईरान का 80 से 90% तेल अकेला चीन खरीद रहा है। तो ईरान को उसने अपने नियंत्रण में कर ही लिया है। उसके साथ दोस्ती गांठ कर कह लीजिए, व्यापारिक समझौतों के तहत कह लीजिए, और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहा है। उसका जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो ईरान से होकर गुजरता है, तो उसके लिए भी ईरान उसके साथ है। तो मध्य पूर्व में इन दोनों ही देशों ने अपनी राजनीति को बहुत मजबूत किया है पिछले कुछ वर्षों में। रूस ने भी और चीन ने भी सऊदी अरब से अपने संबंध बेहतर किए हैं। यही
रूस का है, रूस ने भी अपने संबंध बेहतर किए हैं। तो इस तरह से मध्य पूर्व की राजनीति में उन्होंने अपनी घुसपैठ, अपना प्रभाव बढ़ाया है अपने ताकत के बल पर, और इसकी वजह से दोनों की स्थितियां मजबूत हुई हैं, और इसीलिए वो ईरान को किसी भी सूरत में अकेले छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उसकी हर तरह से मदद करेंगे, बेशक उस सीधे युद्ध में न कूदें। तो एक तो ये जो बात मैं कर रहा था कि वैश्विक नेतृत्व की बात है जिसमें अमेरिका को चुनौती देनी है, तो वो कैसे कैसे दे रहे हैं, कैसे कैसे एक नए ध्रुव का निर्माण हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक विश्लेषक हैं जॉन मियर शाइमर, उन्होंने 2014 में ही चेतावनी दी थी रूस और चीन के गठजोड़ को लेकर कि ये अमेरिका के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। रूस और चीन पिछले करीब 2 दशकों से अपने संबंधों को सुधार रहे हैं, अपनी सीमा के जो विवाद हैं उनको उन्होंने सुलझाया है, आपस में आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को बहुत मजबूत किया है, और इस तरह से एक ध्रुव खड़ा किया है जो अमेरिका को सीधे चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक तीनों के स्तर पर ये दोनों देश मिलकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है, जो एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें अमेरिका का वर्चस्व था, 1989 तक एक दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें सोवियत ब्लॉक था, अमेरिका ब्लॉक था, 2 पूंजीवादी और साम्यवादी खेमे में बटी हुई दुनिया थी, और एक तीसरा गुटनिरपेक्ष देशों का था जिसका नेतृत्व भारत कर रहा था। 1989 में जब सोवियत संघ का कोलैप्स हुआ, पतन हुआ, उसके बाद कोई दूसरी महाशक्ति दुनिया में थी ही नहीं और अमेरिका की दादागिरी शुरू हो गई थी। उसने जो चाहा जैसे चाहा किया, इराक में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में, जहाँ जहाँ उसकी मर्जी पड़ी वहाँ उसने सत्ता परिवर्तन करवाए, अपने CIA के ज़रिए लोगों को मरवाया, बादशाहों को मरवाया, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे परिवर्तन किए। ये वो करता रहा और ये सिलसिला चल ही रहा था। लेकिन इस बीच में चीन का इमरजेंस हुआ, उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसने अपनी ताकत गेन की, और उधर रूस में जो एक डिस्टेबलाइज हो गया था लंबे अरसे तक, पुतिन के आने के बाद उसमें स्थिरता आनी शुरू हुई। बेशक वो निरंकुश शासक हैं, तानाशाह ढंग से अपना देश चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने रूस को एक स्थिरता दी, एक मजबूती दी, आर्थिक तौर पर भी उसको थोड़ा सा स्टेबल किया, सामरिक तौर पर उन्होंने फिर से खड़ा किया, और जो अमेरिकी ग्रुप के द्वारा चैलेंज आ रहा था, सीमावर्ती इलाकों में नाटो घुसपैठ कर रहा था और ताकि रूस को हमेशा के लिए कमज़ोर कर दिया जाए, उसका जवाब दिया। और यूक्रेन भी दरअसल उसी की कड़ी था कि जब अमेरिकन खेमे ने यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के ज़रिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, तब पुतिन ने उसका जवाब दिया और वो यूक्रेन वार के साथ सामने आए। तो रूस ने भी अपने आप को इस बीच में एक दूसरे तरह से एक सामरिक शक्ति के तौर पर खड़ा किया, और उसकी जो ऊर्जा की ताकत है जिसके ऊपर उसकी इकोनॉमी बहुत कुछ डिपेंड करती है, उसको सहारा दिया चीन ने। चीन सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है रूस से, और इतने सारे प्रतिबंध उस पर लगाए गए हैं। तो ये जुगलबंदी जो है रूस और चीन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि उसका जो असर पड़ने वाला है, ये माना जाता है कि इन दोनों की जुगलबंदी से अमेरिका का जो एक ध्रुवीय प्रभुत्व था वो कमज़ोर पड़ रहा है और आगे भी पड़ सकता है। ब्रिक्स और SCO जैसे जो मंच खड़े किए हैं इन दोनों देशों और कुछ और देशों ने मिलकर, वो भी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वहीं ये भी डिस्कस हो रहा कि कैसे अमेरिका पर डिपेंडेंस को कम किया जाए और कैसे डी-डॉलराइजेशन किया जाए, यानी डॉलर जो मुद्रा बनी हुई है पूरे दुनिया के व्यापार की, उसको किनारे लगाकर हम अपनी मुद्राओं में व्यापार करें या एक नई मुद्रा चलन में लाएं जिसमें बाकी दुनिया व्यापार करने लगे। हालांकि भारत ने डर के कदम पीछे खींच लिए हैं, और जब धमकी दी ट्रंप ने ब्रिक्स के बारे में और डी-डॉलराइजेशन के बारे में, लेकिन चीन और रूस इस मामले में पीछे नहीं हट रहे हैं। आर्थिक दबाव अमेरिका पर पड़ेगा,
अगर ईरान में इस तरह से अस्थिरता आती है तो तेल जो सप्लाई चेन है दुनिया भर की वो डिस्टर्ब होगी। ख़ासतौर पर होर्मुज़ जो जल डमरू मध्य है वहाँ से जो तेल निकलता है 20 से 30% देश दुनिया भर का, वो अगर प्रभावित हुआ तो उसकी वजह से अमेरिका पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि रूस और चीन दोनों के पास वीटो पावर है, यानी संयुक्त राष्ट्र में ये दोनों मिलकर अमेरिका के तमाम हथकंडों को, तमाम प्रयासों को पानी फेर सकते हैं और अमेरिका की जो सैन्य रणनीति है उसको इन दोनों की सैन्य रणनीति जटिल बना सकती है, मुश्किल बना सकती है। तो ये खेल बड़ा हो रहा है। देखिए, इस समय दुनिया को एक बहुत ही परिपक्व नेतृत्व की ज़रूरत है। ये माना जा रहा है कि इस समय दुनिया में उस तरह का नेतृत्व नहीं, बहुत हल्के किस्म के लीडर आ गए हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे एर्दोगान हो, या आप देख लें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का भी कोई कद नहीं है। भारत तो खैर आउट हो चुका है इस पूरे मामले से ही। पिछले 10-12 सालों में उसने अपने पैरों पर लगातार कुल्हाड़ी मारी है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाया है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो ताकत थी उसका भी क्षरण कर लिया है। तो अब जो स्थिति ये बनी हुई है जिसमें कोई एक विश्व नेता उस तरह से उभर कर नहीं दिख रहा है जो बहुत गंभीर किस्म से इस तरह के जगह जगह होने वाले विवादों, झगड़ों, युद्धों में एक भूमिका निभा सके, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक मसलों में, व्यापार में, कारोबार में किसी तरह की एक अनुशासन ला सके, एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर खड़ा करके उसको रेगुलेट कर सके या उस दिशा में दुनिया को प्रोत्साहित कर सके, गाइड कर सके। ऐसा नेतृत्व नहीं है। इस नेतृत्व की संभावना अगर कहीं दिख रही है तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं और नापातुला बोलते हैं। अपने देश को वो आगे ले ही जा रहे हैं, हर तरह से वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं इतनी सारी क्राइसिस से निकलकर भी चीन को अभी तक कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मिली है। तो शी जिनपिंग अगर इस तरह ईरान और इजराइल के संकट में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं जैसा कि वो निभा रहे हैं, उन्होंने बहुत कड़ी चेतावनी दी, इजराइल का कड़े शब्दों में निंदा की उसकी, और उसे चेताया भी कि अगर ईरान में कुछ खमैनी की हत्या वगैरह करने की कोशिश की गई तो उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। तो चीन जिस तरह से संतुलित, संयमित प्रतिक्रिया कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, भड़काने वाला काम उसने अभी तक किसी भी इलाके में नहीं किया है। हाँ, उस पर नज़र लोगों की है कि कहीं वो ताइवान पर कब्ज़ा न करे, ये उसको लेकर आशंका बनी हुई है। लेकिन मुझे कम से कम लगता है कि चीन अभी फ़िलहाल उसके एजेंडे में ये नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ये काम करता है तो वो जो विश्व शक्ति बनने की राह पर है और निश्चित रूप से बन रहा है, उसमें अड़चने आएंगे, क्योंकि तब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। चीन भी हमला करने पर आमादा हो सकता है, कोई युद्ध छिड़ सकता है, जो भी हो सकता है। वो चीन में जो स्थिरता आई हुई है जिसकी वजह से ये विकास और प्रगति हो रही है, उस पर असर पड़ सकता है। तो चीन इस मामले में बहुत सावधान है, वो किसी भी युद्ध में उलझना नहीं चाहता, ईरान इजराइल के युद्ध में भी नहीं उलझना चाहता। अलबत्ता ईरान को वो हर तरह का सहयोग देगा, ये मानकर चला जा रहा है। तो ये स्थितियां बन रही हैं जिसमें चीन अग्रणी नेता के तौर पर उभर रहा है और रूस उसके साथ साथ जुगलबंदी करते हुए उसे मजबूती प्रदान कर रहा है। ये एक नई स्थिति है और अगर डोनाल्ड ट्रंप को उसके सलाहकारों ने, उसके थिंक टैंक ने ये इनपुट दिया होगा, और हमें मानकर चलना चाहिए कि ये इनपुट उनको ज़रूर दिया गया होगा, और इस वजह से भी उन्होंने यू टर्न लिया है, उन्हें पीछे हटना पड़ा है। उन्हें लगा कि अगर मैं ये करूँगा तो एडवांटेज ये इन दो देशों को मिल जाएगा, वो इसका फ़ायदा उठा लेंगे और अमेरिका पीछे चला जाएगा। जिस चीन को परास्त करने के लिए
ट्रंप पिछले टर्म में भी बहुत एग्रेसिव थे, इस टर्म में भी बहुत एग्रेसिव हैं। वही चीन उनकी इस गलती से फ़ायदा उठाकर और मजबूत हो जाए, आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी। ये ट्रंप को अगर कोई समझा सका होगा और ट्रंप अगर इसे समझ सके होंगे, क्योंकि उनका जो मानसिक बनावट है वो अजीब व गरीब है, वो अस्थिर दिमाग के हैं, अहंकारी हैं और तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं उनमें। इसके बावजूद अगर ये बात उनके दिमाग में जम सकी तो वो ये एडवेंचर नहीं करेंगे ईरान पर हमले का और अपने जो घोषित शत्रु हैं उनको उसका एडवांटेज उठाने का, उसका बेनिफिट लेने का। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये माना जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण से हम एक नई वर्ल्ड लीडरशिप को उभरते हुए देख रहे हैं, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनते हुए देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर और साफ होगी, कुछ दिनों तो कहना जल्दबाजी होगी, कुछ वर्षों में, शायद 2, 3, 4 साल में। अगर ईरान इजराइल का युद्ध हुआ तो शायद थोड़ा जल्दी होगा, अगर नहीं हुआ तो उसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।